हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंथ्रो अड्डा। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक यूनिट 4 जो हमारे सिलेबस में मेंशन है उसको हम शुरू कर चुके थे। उसमें हमने पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी के कंसेप्ट को शुरू करा था, जिसमें से हमने पावर और अथॉरिटी को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं दैट इज लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो एक पॉलिटिकल सिस्टम जहां पर पावर एंड अथॉरिटी मीट करते हैं, वो पोर्शन होता है लेजिटिमेसी का। इसको डिटेल में समझने के लिए इसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं। इसकी एक डेफिनेशन दी है थिंकर एस.एम. लिम्सेट ने। वो कहते हैं लेजिटिमेसी को डिफाइन करा जा सकता है कि कैपेसिटी एज एन कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, कि कैसे वो खुद को, जो सिस्टम है वो खुद को और अपने बिलीव्स को एज सच मेंटेन करता है। और वो क्या बिलीफ है? बिलीफ ये कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम है या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एक सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे हैं, वो उस सोसाइटी की उस टाइम एंड कंडीशंस के लिए बिल्कुल एप्ट हैं और वो उस सोसाइटी में एज सच प्रिवेल करने चाहिए। इस बिलीफ को मेंटेन करने की एक सिस्टम की कैपेसिटी लेजिटिमेसी कहलाती है। फिर नेक्स्ट एक थिंकर इसकी डेफिनेशन देते हैं, दैट इज जीन बी एंडल। जीन बी एंडल कहते हैं लेजिटिमेसी इज द एक्सटेंट, कि किस एक्सटेंट तक एक पॉपुलेशन जो है वो नेचुरली ये एक्सेप्ट कर लेती है कि जो ऑफिशियल्स उन पे रूल कर रहे हैं वो बिल्कुल उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, बिना उस ऑर्गेनाइजेशन या उन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को क्वेश्चन करे। वो उस पॉपुलेशन ऑफ द जो सोसाइटी है वो उसके रूल को या उन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को, उनके द्वारा बनाए गए लॉज को, उनको एज सच एक्सेप्ट कर लेती है। तो ये बिलीफ सिस्टम लेजिटिमेसी कहलाता है। अब बात करते हैं कि लेजिटिमेसी के क्या क्या डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं। लेजिटिमेसी के डिफरेंट सोर्सेज को मैक्स वेबर ने मेजरली 3 बताया है। मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग जो 3 लेजिटिमेसी के सोर्सेज हैं उसमें से फर्स्ट है ट्रेडिशनल। जो ट्रेडिशनली बहुत लंबे टाइम से सोसाइटी में रूल्स, कस्टम्स, नॉर्म्स ये सब चले आ रहे हैं, ये लेजिटिमेसी का एक इंपॉर्टेंट सोर्स बनते हैं। सेकेंडली एक्सेप्शनल पर्सनल क्वालिटीज। जो भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ाया था, कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी में भी जो लीडर्स होते हैं वो एक्सेप्शनल पर्सनल क्वालिटीज रखते हैं, तभी उनके पास पावर या अथॉरिटी होती है। तो लेजिटिमेसी भी उनकी ये एक्सेप्शनल पर्सनल क्वालिटीज ही प्रोवाइड करवाती हैं। फिर थर्ड लीगैलिटी। लीगैलिटी एक पर्सन की मॉरल वैल्यूज, मॉरली जो सोसाइटी के इंडिविजुअल्स है या मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी है वो ये मान के बैठे हैं कि जो हमारे लीडर्स हैं, गवर्नमेंट के लीडर्स हो गए या जो ऑफिशियल्स हैं जो हमारे लिए रूल्स बना रहे हैं, तो वो मॉरली उनको इस चीज की परमिशन देते हैं, वो मॉरली उस चीज को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं कि जो पर्सन्स हमने अपॉइंट करे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हमारे प्रेजेंट हैं, वो हमारे लिए बाइंडिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं। तो ये भी लीगैलिटी का एक सोर्स हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस किस टाइप्स की लेजिटिमेसी हो सकती है। एक थिंकर है डेविड ईस्टन, वो मेजरली 3 टाइप्स की लेजिटिमेसी बताते हैं। वो कहते हैं, एक है आइडियोलॉजिकल लेजिटिमेसी। आइडियोलॉजिकल लेजिटिमेसी सोसाइटी में जिस तरह की आइडियोलॉजी प्रिवेल कर रही है उस पे बेस्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी सोसाइटी में गांधीयन आइडियोलॉजी प्रिवेल कर रही है, तो वहां पे अगर नॉन वायलेंस से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रेजेंट है तो वो सोसाइटी ज्यादा अच्छे से एक्सेप्ट करेगी। ट्रुथ के प्रमोशन से रिलेटेड कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको सोसाइटी इजीली एक्सेप्ट करेगी, और तो वो लेजिटिमेट सोर्स बन जाएगा। सेकेंड टाइप ऑफ लेजिटिमेसी स्ट्रक्चरल लेजिटिमेसी। हर एक सोसाइटी के कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सेट गोल्स होते हैं कि सोसाइटी को किस तरह से फंक्शन करना है, प्रिंसिपल्स होते हैं एक सोसाइटी के जो उस सोसाइटी को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। तो वो भी एक उस तरह का, जिस तरह का स्ट्रक्चर उस सोसाइटी में प्रिवेल कर रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर रूल्स एंड लॉज बनाए जाते हैं तो वो स्ट्रक्चरल लेजिटिमेसी होती है। थर्ड पर्सनल लेजिटिमेसी। ये एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से है कि एक जो मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी है वो जो उनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं या उन पे ऊपर जो अथॉरिटीज बैठी हैं उनको अगर ट्रस्टवर्दी मानते हैं तो ये भी एक टाइप ऑफ लेजिटिमेसी हो जाती है। तो ये तो था लेजिटिमेसी का कंसेप्ट। नेक्स्ट जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं दैट इज सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल से पहले हम सोसाइटी की बात करते हैं।
सोसाइटी को डिफाइन करा जा सकता है एक हार्मोनियस ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे जो मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी है, एक ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, वो एक हार्मोनियस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, जहां पे ह्यूमन रिलेशंस आपस में इस्टेब्लिश्ड होते हैं। तो ये तो हो गई सोसाइटी। फिर सोशल कंट्रोल की अगर बात करें तो एक थिंकर है ई ए रोज। ई ए रोज ने बुक लिखी थी सोशल कंट्रोल। वहां से इन्होंने सोशल कंट्रोल के कंसेप्ट को एमर्ज करा। सोशल कंट्रोल को ये डिफाइन करते हैं दैट इट इज अ सिस्टम ऑफ डिवाइसेस। यहाँ से डिवाइसेस का मतलब तरीके से है कि सोसाइटी में ऐसे तरीके जिससे एक सोसाइटी अपने मेंबर्स को जो एग्जिस्टिंग सोशल सिस्टम चल रहा है उसको कंफर्म कराती है, जो सेट स्टैंडर्ड बिहेवियर सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे हैं उसको कंफर्म कराती है। तो ऐसा तरीका सोसाइटी का, उसको सोशल कंट्रोल कहा जा सकता है। एक अनदर डेफिनेशन आती है थिंकर मैकीवर की। मैकीवर सोशल कंट्रोल को डिफाइन करते हैं कि ऐसा तरीका जो सोसाइटी में सोशल ऑर्डर चल रहा है उसको एज सच मेंटेन कराता है, और जो लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के, वो जो विद टाइम सोसाइटी के इक्विलिब्रियम में चेंजेस आ रहा है, क्योंकि सोसाइटी अपने आप में एक डायनेमिक चीज होती है, सोसाइटी विद टाइम चेंज होती रहती है। तो इस डायनेमिक या इक्विलिब्रियम का जो चेंज है वो विद टाइम जैसे चेंज होता है, उसको कॉप अप करने का जो सिस्टम होता है, वो सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने का सिस्टम सोशल कंट्रोल कहलाता है। तो ये मैक ईवर की डेफिनेशन है। फिर हम बात करते हैं कि सोशल कंट्रोल की जरूरत क्या होती है, क्या नीड होती है सोशल कंट्रोल की। नीड की बात करें तो सबसे पहले ये सोसाइटी में पीस एंड हार्मनी को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे मेलेनोविस्की की बात करते हैं तो मेलेनोविस्की की हमने थ्योरी ऑफ नीड पढ़ी थी, जो कहती कि किसी भी चीज की सोसाइटी में प्रेजेंस उसकी नीड की वजह से होती है। तो ये सोशल कंट्रोल की बात करते हैं अपनी बुक क्राइम एंड कस्टम्स इन सैवेज सोसाइटी में। ये इनकी बुक है क्राइम एंड कस्टम्स इन सैवेज सोसाइटी। इसमें ये डिफाइन करते हैं कि एक सोसाइटी है वो रेसिप्रोसिटी पे बेस्ड होती है, उसका सोशल ऑर्डर रेसिप्रोसिटी पे बेस्ड होता है। जैसे मान लीजिए ए एक स्टेट है और बी उस स्टेट के इंडिविजुअल्स या मेंबर्स हैं। अब उस स्टेट, यानी स्टेट से यहाँ पर मतलब है वहां के पॉलिटिकल गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशन जिसके पास अथॉरिटी है, तो वो अथॉरिटी बी यानी कि मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी के लिए रूल्स या लॉज बनाएगी, और इन टर्न जो मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी है बी, वो सोशल ऑर्डर को मेंटेन करेंगे उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके। तो ये कहते हैं रेसिप्रोसिटी एक ऐसी नीड थी जिसकी वजह से सोशल कंट्रोल आया। तो और सोशल कंट्रोल की नीड क्या है, सोसाइटी में पीस एंड हार्मनी को मेंटेन रखना। सेकंड इसकी नीड है टू मेंटेन ओल्ड सोशल ऑर्डर। अब ओल्ड ऑर्डर से मतलब है जो सोसाइटी में कस्टम्स रूल्स पहले से प्रिवेल करे आ रहे हैं उनको एज सच विद टाइम भी मेंटेन रखना, उसके लिए भी सोशल कंट्रोल की जरूरत होती है। जैसे फैमिली के जो एल्डर मेंबर्स होते हैं, वो सोसाइटी में अगर कोई मैरिजेस वगैरह होती है तो इंश्योर करते हैं कि वो मैरिजेस में जो भी रिचुअल्स फॉलो हो, जो प्रैक्टिसेस फॉलो हो, वो जैसी पहले से चली आ रही है वो वैसी ही विद टाइम फॉलो हो। तो इस सोशल ऑर्डर को मेंटेन कराने का काम वो एल्डर पीपल करते हैं, जो एज्ड मेंबर ऑफ द फैमिली होते हैं वो इंश्योर करवाते हैं ये। इसके अलावा जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं उनको भी ये फॉलो करवाते हैं। तो ये सोशल कंट्रोल की सेकंड नीड है। थर्ड इसकी नीड की बात करें तो सोशल सैंक्शन को मेंटेन कराने के लिए कि सोसाइटी में एनार्की ना एग्जिस्ट करे, सोसाइटी जो है वो सही से काम कर सके, इसलिए भी सोशल कंट्रोल की जरूरत होती है। फोर्थ, सोसाइटी में माल एडजस्टमेंट को चेक करने के लिए, इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। माल एडजस्टमेंट, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है ए, वो किसी विलेज में रह रहा है, अब वो सिटी में मूव कर गया। तो अगर वो सिटी में मूव कर गया तो हो सकता है विलेज में जो भी वो कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा है, वो सिटी में वो कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं होते, और विद टाइम ये हो सकता है कि वो सिटी के कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस को फॉलो करने लगे और विलेज में जो वो प्रैक्टिसेस फॉलो करता था उसको भूल जाए। लेकिन सोशल कंट्रोल क्या करता है, सोशल कंट्रोल उसको बाइंड करता है कि उसको विलेज की अपनी जो कस्टम्स हैं उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये माल एडजस्टमेंट्स को भी सोशल कंट्रोल प्रिवेंट करता है। फिफ्थ इसकी नीड की बात करें तो ये सोसाइटी जो प्रिमिटिव सोसाइटीज हैं
उनको सोशल रूल्स फॉलो करने में हेल्प करता है, प्रिमिटिव सोसाइटीज के लिए यूजफुल है। हेनरी मेन की एक बुक है एंशियंट लॉ, उसमें ये बताते हैं सोशल कंट्रोल इज द कस्टम्स या कस्टम दैट मोटिवेट्स प्रिमिटिव पीपल इन कंफर्मिटी विद द सोशल रूल्स, जो रूल्स उनकी सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे हैं उसका कंटिन्यू रखना। फिर सोशल कंट्रोल के क्या क्या मीन्स हो सकते हैं, डिफरेंट मीन्स हम पढ़ते हैं सोशल कंट्रोल के। सबसे पहले तो इनफॉर्मल मीन्स की बात करते हैं। इनफॉर्मल मीन्स से बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे पब्लिक ओपिनियन। स्पेसिफिकली प्रिमिटिव सोसाइटीज में पब्लिक ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर करता है। लोग दूसरों के अकॉर्डिंग ज्यादा चलते हैं खुद के अकॉर्डिंग चलने के अलावा, लेकिन आजकल की सोसाइटी में इसका प्रेलिवेंस थोड़ा कम हो चुका है। अब लोग इंडिविजुअलिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं, सोशल प्रैक्टिसेस पे कम फोकस करते हैं। इसका इसके अलावा जो इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं दैट इज सांथाल्स, मुंडा एंड हो ट्राइब्स। इन ट्राइब्स में क्या होता है कि अगर कोई मदर है या कोई फीमेल है, वो अपने फैमिली का, अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख रही, तो क्या होता है कि जो पूरी की पूरी सोसाइटी होती है वो उस फीमेल को इनडायरेक्टली बॉयकॉट करने लग जाती है। तो इससे क्या होता है कि एक जो फीमेल है उसके ऊपर ये पब्लिकली ये बाउंड हो जाती है, वो पब्लिक ओपिनियन से बाउंड हो जाती है कि उसको अपने बच्चों का खास करके ध्यान रखना ही पड़ता है, अपनी फैमिली की केयर करनी ही पड़ती है। तो ये तो था पब्लिक ओपिनियन का मैटर। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं कि ब्राह्मण्स जो होते हैं वो मीट नहीं खा सकते, जैन जो लोग होते हैं वो दही नहीं खा सकते। एक इंडिविजुअल को अपनी ही कास्ट में मैरी करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो अपनी कास्ट से बाहर जाकर शादी करता है तो पब्लिक उसको इनडायरेक्टली बॉयकॉट करना शुरू कर देती है। तो पब्लिक ओपिनियन पर्टिकुलरली प्रिमिटिव सोसाइटीज में बहुत ज्यादा मैटर करता है। फिर इनफॉर्मल तरीके में ही दूसरा जो फैक्टर आता है दैट इज रिलीजन का मैटर। रिलीजन भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। जो प्रिमिटिव सोसाइटीज होते हैं पर्टिकुलरली वो अनसीन पावर या सुपर नेचुरल पावर पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। ये मानते हैं हेवन और हेल के कंसेप्ट में कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आप हेवन में जाएंगे, अगर बुरे कर्म करेंगे तो हेल में जाएंगे, तो उस कंसेप्ट में ये बिलीव करते हैं। प्लस ये इमॉर्टैलिटी ऑफ द सोल के कंसेप्ट में बिलीव करते हैं कि आत्मा जो है वो अमर है, इस कंसेप्ट में भी ये बिलीव करते हैं। तो इस वजह से रिलीजन भी इनकी लाइफ को बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है, रिलीजन भी इनके लिए एक सोशल कंट्रोल की तरह काम करता है। फिर नेक्स्ट इनफॉर्मल फैक्टर्स में ही नेक्स्ट फैक्टर आता है कस्टम्स। कस्टम वो प्रैक्टिसेस हैं जो लंबे टाइम से चली आ रही हैं। जैसे कि किसी सोसाइटी में अगर सती प्रिवेल कर रही है लंबे टाइम से, तो ऑल्दो उसका कंसेप्ट आज लोगों को नहीं पता होगा कि सती एक्चुअल में क्यों मानी जाती है, बट क्योंकि वो लंबे टाइम से चली आ रही है तो एक सोसाइटी उसको बिना क्वेश्चन करे भी एक्सेप्ट करती है। तो ये भी एक सोशल कंट्रोल का मीन्स हो गया, बट ये इनफॉर्मल मीन्स है। देन आइडियोलॉजी, अगर किसी सोसाइटी में कोई आइडियोलॉजी प्रिवेल कर रही है, जैसे मार्क्स की आइडियोलॉजी किसी सोसाइटी में प्रिवेल कर रही है और उससे रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट होगा सोसाइटी में, तो वो सोशली एक्सेप्टेड कंसेप्ट होगा, क्योंकि वहां पे वो आइडियोलॉजी प्रिवेल कर रही है। आइडियोलॉजी किसी एक पर्सन या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, जैसे गांधी आइडियोलॉजी होती है, मार्क्स ने दी थी सोशलिज्म की आइडियोलॉजी। तो ये ऐसी बहुत सारी तरह की आइडियोलॉजीज चलती हैं। देन फोक स्टोरीज, किसी भी सोसाइटी में अगर कोई फोक स्टोरी है और वो किसी तरह का कोई मोरल स्टोरी, मोरल एंडिंग बता रही है, मोरल लेसन दे रही है, और वो जिस भी तरह का लेसन दे रही है उससे लोग बहुत कुछ सीखते हैं, और जैसा उस फोक स्टोरी में हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपने कस्टम्स एंड नॉर्म्स को बना लेते हैं और फिर उसको विद टाइम फॉलो करते रहते हैं। फिफ्थ सोशल कंट्रोल का मीन्स हो सकता है रिवेंज। इसमें एग्जाम्पल आता है नाइजीरिया के तिव ट्राइब का। इसमें क्या होता है, एन आई फॉर एन आई के कंसेप्ट पे ये बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये दो डिफरेंट ट्राइब के ग्रुप्स हैं, T1 एंड T2। अब T2 के मेल ने T1 की फीमेल को मार दिया, तो होगा क्या, जो T1 का जो मेल है वो फर्दर T2 की फीमेल को मारेगा। तो ये रिवेंज का कंसेप्ट हो गया। तो ये कंसेप्ट इनकी सोसाइटी में प्रिवेल करता है। नेक्स्ट जो फैक्टर हो सकता है सोशल कंट्रोल का दैट इज आर्ट एंड लिटरेचर। ये आज भी हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं, किसी भी सोसाइटी का आर्ट। अब आर्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, उस सोसाइटी की पेंटिंग्स, वहां का स्कल्पचर,
या म्यूजिक, डांस, ऐसी सारी एक्टिविटीज आर्ट में आती हैं। और लिटरेचर की बात करें तो पोइट्री, ड्रामा एंड फिक्शनल स्टोरीज। किसी भी एरिया का आर्ट एंड लिटरेचर वहां के एरिया के कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि अगर मार्शल म्यूजिक सुने तो हमारे अंदर एक डिटर्मिनेशन और स्ट्रेंथ की फीलिंग आने लग जाती है। क्लासिकल डांस जो है वो हमारे कल्चर को अप्रिशिएट करता है। महात्मा गांधी का स्टैच्यू क्या डिपिक्ट करता है? महात्मा गांधी का स्टैच्यू सिंपल लिविंग, उनकी सिंपल लिविंग को दिखाता है और सिंपल लिविंग को प्रमोट करता है। एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार का कंसेप्ट गांधीयन से आता है। पेंटिंग की बात करें तो पेंटिंग क्या चीज डिपिक्ट कर रही है उससे उसका पता लगाया जा सकता है। कभी कभी वो पेंटिंग हेट्रेड को फैला रही होगी, या अफेक्शन को दिखा रही होगी, सिंपैथी को दिखा रही होगी, सोसाइटी में हार्मनी की कंडीशंस को दिखा रही होगी। जिस टाइप की पेंटिंग होगी तो वो उस टाइप की सोसाइटी को डिपिक्ट करती है और वैसे ही उस सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट सोशल कंट्रोल का फैक्टर हो सकता है इनफॉर्मल में ही, दैट इज पब्लिक ओपिनियन, जिसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि पब्लिक ओपिनियन प्रिमिटिव सोसाइटीज में बहुत ज्यादा प्रिवेल करता है। फिर इनफॉर्मल मीन्स हमने देख लिए सोशल कंट्रोल के, अब हम देखते हैं फॉर्मल मीन्स। फॉर्मल मीन्स में सबसे पहले आता है, फॉर्मल मीन्स में मेजरली तीन चीजें आती हैं। वन इज लॉ, सेकंड इज एजुकेशन एंड थर्ड इज कॉर्शन। कॉर्शन फोर्स होता है, फोर्सफुली एक सोशल ऑर्डर को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। एक सोसाइटी में किस तरह का एजुकेशन सिस्टम है वो भी इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, और सोसाइटी में कैसे रूल्स, रेगुलेशंस एंड लॉज प्रिवेल कर रहे हैं वो भी एक सोशल कंट्रोल का माध्यम बन सकता है। जैसे लॉ की बात करें तो एंटी अनटचेबिलिटी का एग्जांपल ले सकते हैं। एंटी अनटचेबिलिटी पे लॉ है तो वो सोसाइटी में अनटचेबिलिटी को बॉयकॉट कराएगी, सोसाइटी में अनटचेबिलिटी को कम करवाएगी। एजुकेशन की बात करें, एक बच्चा है अगर उसको इस तरह की एजुकेशन दी जाए घर से ही कि वो ऑनेस्टी को सीखे, वो डिसिप्लिन को सीखे, वो सेक्रीफाइस को सीखे, तो ये सारी वैल्यूज उस चाइल्ड में, एक एजुकेशन ही ऐसा माध्यम है जिससे वो फैमिली में चाहे एजुकेशन मिली हो या फॉर्मल मीन्स से एजुकेशन मिली हो, तो उस एजुकेशन से बच्चे में इस तरह की क्वालिटीज इनकलकेट की जा सकती हैं। कॉर्शन की बात करें तो सोसाइटी या जो हमारे लीगल सिस्टम होता है वो विद फोर्स, वो फोर्स फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है। इस तरह के फोर्सेस को यूज करके वहां के सोशल स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो ये तो रहा सोशल कंट्रोल का टॉपिक। नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज लॉ एंड जस्टिस इन सिंपल सोसाइटी, जिसमें हम लॉ से शुरुआत करते हैं। लॉ को डिफाइन करा जा सकता है एज सेट ऑफ रूल्स विच इज एक्सपेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी टू फॉलो, कि सोसाइटी के जो लोग हैं उसको फॉलो करेंगे, ऐसी एक्सपेक्टेशंस होते हैं, तो ऐसे सेट ऑफ रूल्स कहलाते हैं लॉ। लॉ को और भी एक डेफिनेशन से डिफाइन किया जा सकता है एज सोशल नॉर्म्स, जिनका अगर एक परमिसिबल लिमिट, एक लिमिट है, इस लिमिट से बियॉन्ड अगर उनको वॉयलेट किया गया तो एक फॉर्मल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसको वॉयलेट किया गया तो एक फॉर्मल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल या ग्रुप, ये उसके पास पावर है कि वो ग्रुप या इंडिविजुअल उसको पनिश कर सकता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई लॉ है, उसकी एक लिमिट थी कि आप इतना ही उसको प्रिवेल कर सकते हैं, लेकिन आपने उसके बियॉन्ड उसको प्रिवेल करा और उसको वॉयलेट कर दिया, तो फॉर्मल प्रोसीजर एक इंडिविजुअल या ग्रुप यहाँ पर जैसे हम सोसाइटी में पुलिस ले सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट ले सकती है, इनको हमने सोसाइटी ने बाइंड कर रखा है, इनको सोसाइटी ने परमिशन दे रखी है कि आप वो इंडिविजुअल जो इस लॉ को वॉयलेट करेगा उसको आप पनिश कर सकते हैं, तो वो लॉ हो जाएगा। तो ये तो रही लॉ की डेफिनेशन। अब देखते हैं प्रिमिटिव लॉ के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। प्रिमिटिव लॉज जनरली, जैसे कि
इकोनॉमी में भी हमने देखा था, प्रिमिटिव सोसाइटी की इकोनॉमी जो होती है उसमें हमने सोशल एम्बेडेडनेस का कंसेप्ट पढ़ा था कि सोसाइटी, प्रिमिटिव सोसाइटीज की जो इकोनॉमी होती है उसको सोशल कंसेप्ट जैसे किनशिप, मैरिज, इन सब चीजों से सेपरेट नहीं किया जा सकता, वो इसमें पूरी तरह से एम्बेडेड होते हैं। वैसे ही इनके लॉ की बात करें तो वो भी किनशिप बेस्ड होते हैं। स्पेशल फॉर्मल या डिफरेंशिएटेड लॉज प्रिमिटिव सोसाइटीज में प्रेजेंट नहीं होते। सेकंड, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की ये बात करते हैं। अगर किसी सोसाइटी में फॉर्मली कोई लॉज नहीं प्रेजेंट तो सोसाइटी के जो लोग होते हैं वो ही देखते हैं कि अगर कोई चीज का वायलेशन हुआ है, कोई क्राइम हुआ है सोसाइटी में, तो सोसाइटी के लोग ही मिलके डिसाइड करेंगे कि उस क्राइम को कैसे टैकल करना है। तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, वो कलेक्टिवली उसी टाइम पे वैसी लॉ बना देंगे। अब क्योंकि इनकी जो लॉज होती हैं वो इनके एथिकल नॉर्म्स के साथ कोइंसाइड करते हैं, तो अगर इनकी लॉज को वॉयलेट किया मतलब एथिकली गलत करा तो ये उसको सिन कंसिडर करते हैं और मानते हैं कि ऐसा पाप किया गया है तो कोई एक सुपर नेचुरल पावर आएगी और इसको इस क्राइम के लिए जो एक पर्सन ने पाप करा है उसके लिए सुपर नेचुरल पावर पनिश करेगी। फिर इनकी जो लॉज होती हैं वो क्रिमिनल लॉज होती हैं प्रीडोमिनेंटली। ये सिविल लॉज, इनको सिविल और क्रिमिनल लॉज को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, सिविल लॉज ये पर्टिकुलरली बना नहीं पाते। इनकी सोसाइटी में जो हीनियस क्राइम होते हैं जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो स्पेसिफिकली उनके लिए ये लॉज इन सोसाइटीज में बने होते हैं। नेक्स्ट, ये पब्लिक और प्राइवेट रॉन्ग डूइंग्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, तो ये भी इनका एक मेजर ड्रॉबैक हो जाता है। देन इनके जो लॉज होते हैं वो भी मेजरली पब्लिक ओपिनियन पे बेस्ड होते हैं, पब्लिक ओपिनियन इनके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, इसलिए ये लॉज भी अपने सोसाइटी में जिस तरह के लोगों का ओपिनियन है उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। नेक्स्ट, इनके जो लॉज होते हैं वो आई फॉर एन आई, मर्डर फॉर द मर्डर, लेग फॉर एन लेग, इस तरह के कंसेप्ट बेस्ड होते हैं कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो बदले में उसका उसकी जो पनिशमेंट होगी वो दूसरे पर्सन का मर्डर करके ही पूरी होगी। तो इस तरह के लॉज इनकी सोसाइटी में प्रिवेल करते हैं। अब ये तो रहे प्रिमिटिव सोसाइटी में किस तरह के लॉज होते हैं। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक करने जा रहे हैं जो हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जस्टिस इन द प्रिमिटिव सोसाइटी। इन प्रिमिटिव सोसाइटी में जस्टिस के दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, फर्स्ट इज एविडेंस एंड सेकंड इज पनिशमेंट। एविडेंस की बात करें तो एविडेंस को डिफाइन करा जा सकता है एज डेटा और इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है एक पर्सन के लिए उसको गिल्टी प्रूफ करने के लिए, दैट इज एविडेंस। एविडेंस और प्लस प्रिमिटिव लॉज की अगर बात करें तो लॉज का तो हमने बोला ही है कि इनकी लॉ का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं होता, कोई इनकी जुडिशियल मैकेनिज्म या प्रोसीडिंग्स एज सच जैसे आज के मॉडर्न लॉ में प्रिवेल करते हैं कि इस प्रोसीजर को फॉलो करके जस्टिस सिस्टम जो है वो वर्क करेगा, वो इन सोसाइटीज में प्रेजेंट नहीं होता। इनके तरीकों की बात करते हैं, जस्टिस के दो मेजर तरीके होते हैं, वन इज ओथ एंड सेकेंड इज ऑर्डियल। ओथ की बात करें तो किसी एक सुपर नेचुरल पावर को ध्यान में रखते हुए ये जो कसम खाते हैं, दैट इज दे स्वेयर बाय द नेम ऑफ द सुपर नेचुरल पावर, दैट इज ओथ। तो जैसे इसमें एग्जांपल ले सकते हैं मुंडा ट्राइब, हो ट्राइब या ओरांस। इनके केस में क्या होता है कि ये टाइगर की स्किन को सेक्रेड मानते हैं और टाइगर की स्किन के ऊपर बैठ के ये कभी झूठ नहीं बोलते। इनको बचपन से ऐसे ट्रेन किया जाता है कि टाइगर की स्किन बहुत सेक्रेड है, अगर आप उस टाइगर की स्किन पे बैठकर झूठ बोलते हैं तो आपको सुपर नेचुरल पावर्स इन फर्दर हार्म करेंगी। तो ये उसको बहुत सेक्रेड मानते हैं और उसके ऊपर बैठ के झूठ नहीं बोलते। तो अगर कोई भी किसी चीज की कसम खिलानी होती है, कोई सच अगर इनके ट्राइब के लोगों से बुलवाना होता है तो टाइगर की स्किन के ऊपर बैठ के इनसे वो सच पूछा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है समोयेट ट्राइब का। इस ट्राइब में ये पिग के नोज को होल्ड करके कसम खाते हैं और फिर ये पिग के नोज को होल्ड करके ये सच ही बोलते हैं। फिर ऑडियल्स की बात करें, ऑडियल्स को एक तरह से अग्नि परीक्षा बोला जा सकता है, मतलब ये कुछ टेस्ट होते हैं और टेस्ट भी किस तरह के, जो पेनफुल हो। जैसे किसी के हाथ में चारकोल रख दिया, जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू की ट्राइब्स जो होती हैं वो हाथ में चारकोल रखते हैं और फिर वो चारकोल को हाथ रख के अगर उनके हाथ में वो चारकोल ज्यादा जला, जिसका हाथ ज्यादा जला वो गिल्टी होगा, अदरवाइज वो गिल्टी नहीं होगा। फिर एक चुकची ट्राइब होती है, ये मेजरली आंध्र प्रदेश में मिलती है इंडिया में।
तो इनके केस में क्या होता है कि जो लोग होते हैं, जो अगर दो पर्सन जो है, माना जा रहा है कि इन दोनों में से कोई गिल्टी है, तो इनकी आपस में फाइट करवा दी जाएगी, और जो इस फाइट में जीतेगा उसको गिल्टी नहीं कंसिडर किया जाता, हारने वाले पर्सन को गिल्टी कंसिडर कर लिया जाता है। तो इस तरह के इनके जो सिंपल सिंपल तरीके होते हैं, उससे ये गिल्टी पर्सन को पता लगाते हैं, और इस तरह से इनका जुडिशियल सिस्टम वर्क करता है। फिर ट्रायल की बात करें, ट्रायल के केसेस में, ऑल्दो ट्राइबल केसेस में ज्यादा ये होता नहीं है कि गिल्टी पर्सन की ज्यादा बात सुनी जाए, बट कुछ ट्राइब्स में कुछ हद तक जो गिल्टी पर्सन होता है उसकी कुछ बात सुन ली जाती है। और मेजरली जैसे इसमें एग्जांपल आता है ओरान ट्राइब्स, ओरान ट्राइब में ट्रायल का कंसेप्ट अच्छा खासा प्रिवेल करता है। फिर नेक्स्ट पनिशमेंट की बात करें, तो इनकी सोसाइटी में पनिशमेंट की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था, आई फॉर एन आई का कंसेप्ट चलता है कि मर्डर के बेस में मर्डर की जो पनिशमेंट होगी वो जो दूसरा पर्सन जिसने मर्डर करा है उसका मर्डर करके ही पूरी करी जाएगी। जिस टाइप का क्राइम होगा उसी टाइप की यहाँ पे पनिशमेंट मिलती है। इनका पनिशमेंट का नेचर क्रिमिनल ही होता है, क्योंकि इनकी सोसाइटी में क्रिमिनल लॉज ही प्रिवेल करती हैं। इनके हीनियस क्राइम्स के लिए इनको उसी तरह की पनिशमेंट मिलती है, ये सोसाइटी से निकाले भी जा सकते हैं, इवन डेथ सेंटेंस भी बहुत से केसेस में इनको इजीली दे दिया जाता है। तो इस तरह की पनिशमेंट इनके सोसाइटी में चलती है। तो ये था जस्टिस इन प्रिमिटिव सोसाइटीज, और इसके साथ ही हमारा प्रिमिटिव सोसाइटी सॉरी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट जो है वो खत्म होता है। अगली बार से हम नेक्स्ट कंसेप्ट शुरू करेंगे। टेक केयर टिल देन, थैंक यू सो मच।